हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में बजट 2025 की चर्चाएं करने के लिए। आज का सत्र बेहद खास है क्योंकि इस दिन का इंतजार सभी को रहता है। सभी को किस क्रम में रहता है कि जब आप किसी देश की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो या घर की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो, ओवरऑल आपको यह जानना जरूरी होता है कि मेरे घर का बजट कैसा चलेगा। आज के सेशन को समझने से पहले हम अपने आप को, अपने देश को एक घर की तरह मन में प्लान करते हैं और उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बात जब बजट की होती है तो घर में जिस प्रकार से अपने पिताजी जब कुछ कमाकर लेकर आते हैं तनख्वाह के रूप में, तो वो बैठ करके माताजी के साथ बैठकर टेबल पर डिस्कशन करते हैं कि देखो जी, इस बार अपने ये खर्चे हैं और इन इन खर्चों में बच्चों की फीस इतनी है, आपके इस बार इतने त्योहार आ रहे हैं, इतने विवाहों में हमें जाना है, हो सकता है कि हमें घर पर नए गेट लगाने हो, तो हमारे डिफेंस पर खर्च करना हो, हमें हो सकता है इतना ट्रैवल पर जाना हो सकता है घर के नए निर्माण में हमें इतना पैसा खर्च करना हो, बच्चे की शादी के लिए इतना रखना होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना रखना होगा। ये तमाम चीजें हमारी प्लानिंग में घर में होते हमने देखी हैं। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा और गहराई से देख लें तो बजट भी समझ में आ जाता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि बजट जैसा एक सड़ू टाइटल जिसको देख करके एक बार के लिए फीलिंग आती है कि यार इसमें किसको इंटरेस्ट हो सकता है, हर देशवासी को बिल्कुल घर की तरह ही इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जब हम अपने घर की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि घर में पापा इतना कमा के लेकर आए या फिर भैया इतना लाए, दीदी इतना लाई, माताजी इतना लाई, सब जो कमा कर लाए, अब इस घर के अंदर इतने खर्चे होंगे और बचा लिया जाएगा, उन्हें फिर आगे लगाएंगे। तो एक प्रकार से बजट की जब भी बात हो तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल और केवल खर्च की ही बात नहीं होती, इसमें आमदनी की भी बात होती है कि आप अल्टीमेटली कमा कहां से रहे हैं। अर्थात आज के सेशन में जब आप चर्चा करें तो केवल इसलिए नहीं कि वाओ सरकार कितनी अच्छी है, इसने इतना सारा पैसा अनाउंस कर दिया है। याद रखिएगा, वो स्मार्टली आपको यह भी बता गई है कि आपसे इतना पैसा हम वसूलने वाले हैं। अर्थात टू वे कम्युनिकेशन है। बजट में रेवेन्यू की प्राप्ति भी होनी है तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर भी होना है, कैपिटल की प्राप्ति भी होनी है तो कैपिटल का एक्सपेंडिचर भी होना है। तो चलिए इसी क्रोनोलॉजी को समझते हुए आज के सेशन में एंट्री करते हैं। लेकिन हां, एक बात मैं फिर से आपको बता दूं, अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाले या देश की इकोनॉमी में रुचि रखने वाले बजट को कुछ मिनटों में समझ जाएं, जिसको बताने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने इतना समय लिया हो, हमारे लिए एक सेशन में कम खत्म कर पाना मुश्किल टास्क है। आज हम केवल हाइलाइट्स पर फोकस करेंगे, लेकिन यह प्रॉमिस है कि आने वाले समय में हमारे दूसरे YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर आपको बजट से जुड़ी हुई हर बारीकी और इकोनॉमिक रिव्यू से जुड़ी हुई, इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी हुई हर बारीकी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। तो आगे एंट्री मारते हैं। इस बार का बजट यूनियन बजट 2025-26 था। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर्स चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर में आप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर पकड़ते हैं। 25-26 का मतलब क्या है? आप 1 फरवरी में आज बैठे हैं, 25-26 मतलब 26 में कब तक? तो 31 मार्च तक। अभी जो हमने बजट अनाउंसमेंट सुना है, असल में ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक जाएगा। इसके लिए पैसा अभी से सरकार ने मांगना शुरू कर दिया है। बजट होता क्या है? बजट असल मायने में आपने अपने देश से जितना भी पैसा कमाकर रखा है, पैसा कमा के रखा है। जी हां, आज हम देशवासी अपने जो टैक्सेस जमा कराते हैं वो किसी ना किसी अकाउंट में जाकर जमा होते होंगे। जी हां, वो आपके संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाकर जमा होते हैं। जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गए तो फिर सरकार जिसको चुनकर आपने भेजा है, वो लोकसभा के अंदर प्रस्तुत होकर के अपने मंत्री के माध्यम से परमिशन मांगती है कि क्या मैं इस फंड में से इतना पैसा निकाल लूं। फिर से आइए, बिल्कुल घर की तरह समझिए। आपके घर में बहुत सारे कार्य, घर के जो मेंबर्स हैं वो पैसा कमा कर लाते हैं, लेकिन आपने कुछ काम के लिए पैसे मांगे। पैसे मांगने से पहले आपने अपने घर वालों की सहमति ली। घर में जिनकी चलती है, जैसे सरकार जिनकी चलती है, उनसे जो परमिशन लेना होता है, वही असल मायने में बजट की पूरी प्रक्रिया होती है। ये केवल एक दिन में नहीं होती। आज तो आपने सुन लिया है, लेकिन अब यहां से आगे
कार्रवाइयां शुरू होंगी। इसीलिए हमारी संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र। ये सत्र इटसेल्फ शुरू आज से हुआ है, लेकिन अभी चलने वाला लंबा है और उस लंबे में अपनी जितनी भी मांगे अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने रखी हैं, उस पर पूरे परिवार, जो कि आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है लोकसभा में, वो चर्चा करेंगे और वो इस पर वोट करेंगे कि क्या हमें वाकई में इन्हें ये परमिशन देनी चाहिए या रोक ही लेना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया आगे आने वाले समय में लंबा समय लेगी और उस पूरे सेशन को आप बजट सत्र का नाम जानेंगे। तो आइए और आगे एंट्री मारते हैं। हेडलाइंस बनती हैं कि इस बार का बजट सत्र खास था। खास क्यों था? ये बिल्कुल वैसे ही है। पापा तो हर महीने कमाते हैं, पापा ने तो लास्ट मंथ भी कमाया था, आने वाले समय भी कमाएंगे। भैया हर महीने लाते हैं, पैसे घर में हमारे हर महीने आते हैं। खास क्या है? जब आपके त्योहार आते हैं तो आपके घर में अनाउंसमेंट होता है कि भाई इस बार बच्चों को कुछ खास कपड़े दिलाए जाएंगे, या फिर आपके अच्छे एग्जाम रिजल्ट्स आते हैं तो अनाउंस होता है कि आपके लिए एग्जाम रिजल्ट विशेष कुछ इस तरह की चीजें दिला दी जाएंगी। लेकिन फिर से इसमें एक पॉइंट आता है, और वो क्या कि कुछ खास अगर हो जाए तभी तो सुर्खी बनता है, अदरवाइज तो वो सारा की सारा नॉर्मल ही है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आज के बजट में कोई हेडलाइन बनी है तो वो और समय से हटकर कुछ बनी होगी। अदरवाइज तो हमारे देश में लोग सर्विस कर ही रहे हैं, पेंशन पर लोग जा ही रहे हैं, ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। तो फिर न्यूज किस बात की है? न्यूज इस बात की है कि पिछली बार से इस बार अच्छा क्या है। इसलिए हेडलाइंस बनी जो लोगों का दिमाग खोल गई कि यार इनकम टैक्स में राहत। पिछली बार तक 7 लाख तक की कमाई करने वाले पर कोई टैक्स नहीं था, अब तो 12 लाख तक की कमाई करने वाले पर 12.75 लाख कमाई करने वाले तक भी कोई टैक्स नहीं है। तो टैक्स स्लैब में राहत हेडलाइन बनी। इसी प्रकार से देश में तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन ध्यान बिहार पर ही क्यों? क्या और कोई राज्य नहीं है, या फिर ये इलेक्शन ईयर है? तो इलेक्शन ईयर है तो बिहार फिर से सुर्खी में है। बिहार सुर्खी में क्यों ना हो? निर्मला सीतारमण जी बकायदा मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके याद दिलाई बिहार वालों को कि भैया इलेक्शन है, भूल मत जाना। नीतीश बाबू का तो पता नहीं, वो तो पार्टियों के साथ अपने व्यवहार बहुत अच्छे रखते ही हैं, लेकिन हम भी आपके साथ हैं। बीजेपी ने इस बजट के माध्यम से अपना मास्टर कार्ड कि हम बिहार के बारे में कितना सोचते हैं, ये बताने का प्रयास किया है। अर्थात एनडीए गठबंधन की मजबूती में नीतीश कुमार का जो महत्व है वो फिर से एक बार स्थापित होता हुआ अनाउंसमेंट था। मतलब बिहार इस बार के केंद्र में था। अगेन ध्यान से समझने की बात यह है कि जो चीज हर बार होती है वो इस बार भी हुई है, तो फिर अलग क्या है उसके बारे में शुरुआती चर्चा हुई। लेकिन फिर भी बजट क्या है अगर इस बारे में बात की जाए तो बजट एक अंग्रेजी शब्द से लिया गया शब्द है। वो अंग्रेजी शब्द बोला जाता है बॉगेट, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बॉगेटी से हुई है, और वहीं से ये बॉग शब्द एक चमड़े के बैग के रूप में निकल कर आया। लेकिन ये वही अपभ्रंश शब्द है जो लगातार चलता आ रहा है। पहले ऐसा होता था कि सरकार अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे, उसे बजट कहा जाता था। धीरे धीरे उस आय और व्यय के लेखे जोखे को एक पेटी में पैक करके लाया जाता था। समय बदलता चला गया, आजकल तो टैब से बजट पढ़ा जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी ने टैब से ही बजट पढ़ा है। याद रखिएगा ये जो बजट है ये भारत में कोई पहली बार नहीं आ रहा है। निर्मला सीतारमण जी इस बजट 8वीं बार पेश कर रही हैं। जेम्स विल्सन वो थे जिन्होंने भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। ऐसे ही श्री आर के शनमुखम सेठी जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। दैट मींस हमारे पास बजट से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां और किस्से हैं। उनकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com या हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर रेगुलर विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर बजट कैसा होता है? बजट अच्छा होता है, जब आता है तो बाजार इस पर रिएक्ट करता है। बोले ये नहीं पूछ रहे हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे पिताजी हर बार आकर के ये नहीं कहते कि बच्चों मैं इस बार की तनख्वाह से आप लोगों के लिए ये सब करूंगा। कई बार वो ये भी टेंशन में आते हैं कि एडमिशन का मंथ है, इस बार तो बच्चों की स्कूल फीस देनी पड़ेगी। ये तमाम प्रकार के उनके मन में एक्स्ट्रा खर्चे चल रहे होते हैं। इसका मतलब बजट हर बार
आपकी खुशहाली के लिए हो, जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली सरकार भी बजट को कई तरह से प्रस्तुत करती है, जैसे कई बार संतुलित बजट, कि हाँ आपके लिए कुछ रखा है और कुछ आपसे लिया है। कई बार बड़ा असंतुलित बजट, हो सकता है कि आपसे कमा बहुत सारा सरकार ले रही हो, आपके नाम पर खर्च बहुत कर रही, कम कर रही हो। कमाई का बजट बने तो सरप्लस बजट, घाटे का बजट बने तो डेफिसिट बजट। जनरली ये माना जाता है कि सरकार आप कमाने के लिए तो बिल्कुल नहीं हो, समय निकालकर हम पर खर्च करो, और जब हम पर खर्च करते हैं तो इसी को ही आप घाटे का बजट कहते हैं। देश के लिए जनरली घाटे का बजट अच्छा माना जाता है कि सरकार ने लुटा बहुत दिया, लेकिन अगेन इस पर डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई साहब लुटाते चले जाएंगे तो मांगेंगे कहां से? क्या पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर? जी नहीं, आप अपने देश से भी बोरोइंग लेते हैं, जिसे इंटरनल बोरोइंग भी कहते हैं, और देश के बाहर से भी बोरोइंग्स लेते हैं। इस पर आने वाले समय में लगभग 5 से 7 सेशन में केवल बजट की टर्मिनोलॉजीज, बजट में इस बार हुए विशेष काम और आर्थिक समीक्षा, इन पर करने वाला हूं। तो और इन टर्मिनोलॉजीज को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सर लेकिन एक सवाल यहां पर और आता है, और वो ये है, हमने कई बार बजट में एक टर्म सुना है, एक है अंतरिम बजट और एक है फुल बजट। तो ये क्या होता है? अंतरिम बजट असल मायने में जब सरकार को लगता है कि हम केवल कुछ ही दिन के मेहमान बचे हैं, जैसे इस बार मई में जब 2024 में इलेक्शन था, तो सरकार को अपना बजट पेश करना था। मई के लिए यानी मई तक चल जाने के लिए बजट पेश करना था। सेशन तो 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुका था, तो 1 अप्रैल से मई 2024 के इलेक्शन के बीच में सरकार बाद में चलेगी या नहीं चलेगी नहीं पता, लेकिन इस बीच में तो सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। इस पैसे के लिए यानी कम समय के लिए जो लाया गया बजट है, जिसमें अनिश्चितता हो कि ये वापस आएगा या नहीं, अंतरिम बजट कहलाता है। और जब सरकार फुल फ्लेजेड होती है तो फुल बजट आता है। खैर, अंतरिम बजट और फुल बजट की चर्चा से और आगे बढ़ते हैं। अब बजट के अंदर 2 प्रकार के हिस्से रखे जाते हैं। जब भी कोई बजट आता है तो आप इसको ऐसे समझिए, आपने अपने घर को ही एक उदाहरण के रूप में रखा, तो आप मेरी बजट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम बजट की चर्चा करते हैं, मैंने आपको आपका घर का उदाहरण दिया ही इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में कुछ खर्चे ऐसे हैं जो रिकरिंग बेसिस पर हैं। रिकरिंग मतलब जो इस बार हुए हैं तो अगली बार भी होंगे। इन्हें अंग्रेजी में रेवेन्यू शब्द में डाल दिया गया है। जब हम बजट की चर्चा करें तो रेवेन्यू बजट क्या है, इसे रिकरिंग से याद रख सकते हैं, जो हर साल या हर महीने जो फ्रीक्वेंसी में होने वाला है, बारंबार होने वाला है। अब इसको हम कैसे समझें? चलिए इसको और आसान करते हैं। आपके पिताजी घर पर पैसा कमा कर लाए, हर महीने लाते हैं तनख्वाह के रूप में, तो उसे आप रेवेन्यू रिसीट कह रहे हैं कि हर महीने आ रहा है, लगातार आ रहा है रेवेन्यू रिसीट। और आपके पिताजी की तरह आपके नल के बिल, बिजली के बिल, बच्चों की मंथली फीस, टेलीफोन के बिल, ये सब मंथली जा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में ये काउंट हो रहे हैं। यानी कि वो सारी चीजें जो मंथली मंथ ऑन मंथ हो रही हैं रिकरिंग बेसिस पर, उन्हें आप रेवेन्यू में डालते हैं। वेयर एज जब आप कैपिटल की बात करते हैं तो जिस पैसे से आपको एक बार में धन तो प्राप्त हो गया, जैसे पिताजी क्या हर बार अपना प्लॉट बेच देते हैं? क्या पिताजी हर बार घर का सोना बेच देते हैं? नहीं, कभी कभार ही ऐसा होता है। ऐसे ही देश भी हर बार क्या डिसइन्वेस्टमेंट कर देगा? क्या रेलवे हर साल प्राइवेट हो जाएगी? क्या रेलवे की सारी जमीन इस बार बिक गई तो अगली बार भी बिक जाएगी? नहीं। इसका मतलब कैपिटल से भी पैसा तो प्राप्त होता है, लेकिन उस कैपिटल से प्राप्त पैसे का रिकरिंग होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए प्राप्त सरकार पैसे 2 जगह से करती है और 2 जगह खर्च करती है। अर्थात जिस प्रकार से सैलरी हर महीने प्राप्त होती है, ऐसे ही सरकार ने कुछ हिस्से ऐसे रखे हैं जिन्हें वो बेचती रहेगी, लेकिन वो रिकरिंग नहीं होंगे। इसी को आप डिसइन्वेस्टमेंट में जानते हैं। या फिर ये जो 4G टाइप के स्पेक्ट्रम सरकार देती है, या फिर जिस तरह के खदानों के लाइसेंस देती है कि हाँ भाई कोल माइंस का लाइसेंस इस वाली का आपको दे दिया, इस प्रकार से जो वन टाइम गेन की चीजें हैं वो कैपिटल रिसीट में जनरली काउंट होती हैं। इसकी भी डिटेलिंग बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि बजट के 2 चीजें हैं जो समझना जरूरी है, इसलिए आय के मोटा मोटी 2 चीजें हैं आय के लिए, वो है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ऐसे ही सरकार के खर्च के लिए भी 2 बड़ी चीजें हैं,
उनमें से एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है? जरूरी नहीं है ना कि आपने इस महीने एक प्लॉट खरीदा है तो अगले महीने भी खरीदो। जरूरी नहीं है ना आपने इस महीने गोल्ड खरीदा है तो आप अगले महीने भी खरीदो। दैट मीन्स आपके जो बड़े खर्चे हैं, जो एक बार में फिक्स हो जाएंगे, जो रिकरिंग बेसिस पर नहीं है और लगातार तो नहीं होने वाले। दैट मीन्स रेवेन्यू और कैपिटल ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, बस इन्हें रिकरिंग के बेसिस पर आप याद रखते हुए चल सकते हैं। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा केंद्रीय बजट है, जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल दो बड़ी चीजें मैंने आपको बोल दी, उनमें से रेवेन्यू सरकार की कमाई और खर्च का रेगुलर बेसिस पर होने वाला लेखा जोखा है, वहीं कैपिटल सरकार वन टाइम जो काम करती है उनका लेखा जोखा है। अब इससे बड़ी बात, क्या ये जो जानकारी आपने हमें दी इसका कोई संवैधानिक उपबंध है? बिल्कुल, ये आर्टिकल 112 के तहत किया जाता है। तो आइए बजट के अंदर फिर और एंट्री मारते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार यह बजट 8वीं बार पेश किया। मोदी सरकार 3.0 चल रही है और ऐसे में मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट था, पूर्ण बजट था, पहला पूर्ण बजट। इससे पहले जो बजट आए थे उसके बाद का ये पहला 2025 का पहला पूर्ण बजट है। इससे पहले निर्मला सीतारमण जी 5 पूर्ण और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। इस बार के बजट में जो बातें हुई वो बातें सिलसिलेवार कुछ यूं हैं कि सबसे पहले जब आप जा रहे हैं बजट पेश करने, बिल्कुल ऐसे समझिए हमारा देश एक परिवार है, तो उस परिवार की मुखिया हमारी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ने अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और बता कर आओ और परमिशन लेकर आओ कि हम कहां से कमाने वाले हैं, कहां खर्च करने वाले हैं। और जब आप कोई शुभ काम करने जाते हैं तो आपको मुंह मीठा कराया जाता है, घरों में दही चीनी का विश्वास होता है। तो निर्मला सीतारमण जी को भी आज दही चीनी से बजट के लिए भेजा गया कि जाओ और फतह करके आओ, लोकसभा से परमिशन लेकर आओ कि मैं इस बजट को पेश करके इस देश के लिए इन इन कामों को करने का पैसा मांगती हूं। जब आप निकली तो सुर्खियों में आ गई। सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि आपने एक खास कलर की साड़ी पहनी थी। आप पूछेंगे इस बात पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि बजट बिहार को भी ध्यान रखता है, इसीलिए साड़ी में बिहारी टच था। आप पूछेंगे इतना ज्यादा मीन क्यों? नहीं भाई, ये चर्चा केवल इसलिए क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने जो आज साड़ी पहनी थी वो मधुबनी पेंटिंग से बनी हुई थी। और मधुबनी पेंटिंग का अगर कनेक्शन देखा जाए तो वो असल में बिहार का एक जीआई टैग पेंटिंग है, जिस साड़ी को निर्मला सीतारमण जी को पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी जी द्वारा गिफ्ट किया गया था। दुलारी देवी जी द्वारा गिफ्ट की गई इस साड़ी का इस विशेष दिन पर पहनना दुलारी देवी जी को दिए गए वचन की पूर्ति के समान था। दुलारी देवी जी ने हाल ही में पेंटिंग में इस मधुबनी पेंटिंग के लिए हाल ही में पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त किया था। अपने वादे को निभाते हुए निर्मला सीतारमण जी ने वही साड़ी पहनकर बजट को पेश किया। खास मौका भी था, दस्तूर भी था, बिहार को यह याद दिलाना था कि केंद्र में बैठी सरकार आपका ख्याल रख रही है। तो मधुबनी की साड़ी का इतिहास भी हल्का सा जान ही लेते हैं। ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से पारंपरिक और हस्त निर्मित साड़ी होती है, जिसमें मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती कलाकार के द्वारा की जाती है। मधुबनी चित्रकारी को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन साड़ियों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। इसमें हाथ से चित्र या विशिष्ट डिजाइनें बनाई जाती हैं। कपड़े के रूप में रेशम या कपास का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। ये साड़ियां सामान्यतया 5 से 6 हजार के बीच में शुरू होकर 40 से 50 हजार तक जाती हैं। अब एक बड़ा सवाल, आपने रेट क्यों बताई? भाई आपका मन कर जाए कि मुझे ये साड़ी पसंद आई, हमारी ऑडियंस में बड़ी संख्या में माता और बहनें भी हैं, ऐसे में अगर होता है और गृहिणियां भी हैं, मन कर जाए तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि मुझे इसका कोई प्रमोशनल चार्ज नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज के सत्र की। और आज के सत्र में जैसे ही शुरुआत हुई एक गंभीर विषय के साथ हुई, और वो विषय था अखिलेश यादव जी के द्वारा कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर किया गया हंगामा। मुद्दा बहुत सही था क्योंकि कुंभ ने इस समय पूरे देश का दिमाग हिला कर रखा हुआ है। एक तो इसलिए क्योंकि कितना बड़ा आयोजन, हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, अपनों को भेजकर और अपनों को लेकर चिंता से। लेकिन यहां हाल ही में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनसे भी लोग व्यथित हैं और वो चाहते हैं कि इस पर इंटरफेरेंस हो। अखिलेश जी के द्वारा इस पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद में, हंगामे के बाद में उन्होंने वॉकआउट किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस आकर बैठ गए और सीतारमन जी ने अपना भाषण शुरू कर दिया। इस भाषण के साथ फिर एक बात और चर्चा में आ गई, और वो चर्चा में थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में कही गई बात, जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि जब इस बार का सत्र शुरू हो रहा है तो पहली बार है कि कोई विपक्ष के पास हंगामे का मुद्दा नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि विपक्ष बाहर के द्वारा लाए गए मुद्दे, वो सीधा विपक्ष नहीं बोल रहे थे, वो संसद की गतिविधियों में बाहर की भूमिका की तरफ इशारा कर रहे थे। तो क्या इनडायरेक्टली मोदी जी ट्रंप को धन्यवाद दे रहे थे कि भाई ट्रंप इस बार आ गए हैं तो बाहर से मुद्दे नहीं आए? खैर, जो भी है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। फिलहाल के लिए और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी जानकारी को आपसे आगे साझा किया चलते हैं। ऐसे में अब आगे जब हम निकले तो आगे आपके सामने जानकारी के रूप में निकल कर आई जानकारी वो ये कि यहां पर निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की शब्द के रूप में। उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। पहली जानकारी है राजकोषीय घाटे से संबंधित, फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट को आसान भाषा में कुछ यूं समझें कि सरकार जितना कमा रही है, क्या उतना ही खर्च कर रही है या कमा ज्यादा रही है और खर्च कम कर रही है। जब शब्द घाटे का हो तो इसका अर्थ है कमा कम रहे हो, खर्च ज्यादा कर रहे हो। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। आपका मन अब इस समय तेजी से दौड़ने लगेगा, सर हम कमाते कहां से हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में जितने भी प्रकार के इनकम टैक्सेस हैं, उससे 22% सरकार की कुल कमाई होती है। ऐसे ही उधार लेकर के हम 24% अपने बजट का पैसा जुगाड़ते हैं। एक्साइज की अगर ड्यूटीज की बात की जाए, जो कि बॉर्डर से आप लगती हैं, उनके अंदर सरकार 5% पैसा, जीएसटी के अंदर 18% पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स से 17% टैक्स पैसा, 4% कस्टम से, साथ ही साथ नॉन टैक्स रिसीट और नॉन डेट रिसीप्ट्स, इन सब से भी हम पैसा प्राप्त करते हैं। यानी हमारा 1 रुपया जब बनकर आता है, उसमें टैक्स का और सबसे ऊपर जो नंबर आता है वो बोरोइंग्स का आता है। हम बोरोइंग्स के बाद इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से पैसा प्राप्त करते हैं। हमारा पैसा सबसे ज्यादा जाता कहां है? तो साहब, हमारा सबसे ज्यादा पैसा 22% स्टेट्स को टैक्स एंड ड्यूटीज के रूप में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, वो उसमें से राज्यों को भी उनका हिस्सा दिया जाता है। अगर मैं राजस्थान राज्य का निवासी हूं और मैं इनकम टैक्स और जीएसटी पे करता हूं, कलेक्शन तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस के आधार पर केंद्र सरकार इस धन में से राज्य सरकार को वापस पैसा देती है कि आपके राज्य के इस नागरिक का पैसा था। तो ऐसे तो बहुत से नागरिक थे, तो उन नागरिकों का पैसा हमने इकट्ठा किया था, हमारी सर्विसेज में इतना चला गया, अब इतना पैसा वित्त आयोग ने रिकमेंड किया है कि हमारे इसमें से आपको इतना मिलेगा, उतना राज्यों को दे दिया जाता है। केंद्र का जब बजट आता है, उसमें से 22% हिस्सा राज्यों को दे दिया जाता है। उस पैसे के बाद जो बचा पैसा है, या फिर कुल पाई में से 20% पैसा केवल हमारे इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। इंटरेस्टिंग बात ध्यान से समझिएगा, 22% धन हमने उधारी में लिया है और हम 20% अपनी कुल खर्चे का इंटरेस्ट चुकाने में कर रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या वैसे ही जबरदस्ती बड़ा पाई कर लिया है? हम बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, 20% ज्यादा लेकर के 20% ही तो खर्च कर रहे हैं। ये बड़ा डिबेट का विषय है। कर्ज लेकर के विस्तार कितना उचित कितना अनुचित, आने वाले समय में डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए नंबर्स पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने इस बार जो रेवेन्यू रिसीट किया है, यानी कि जिस तरह के पैसे को प्राप्त किया है आपके ऊपर रिकरिंग बेसिस से, कैसे टैक्सेस लगा लगाकर जो प्राप्त हुआ धन है, वो है 34.2 लाख करोड़। वहीं पर कैपिटल रिसीट जो सरकार ने किया है, वो है 16.4 लाख करोड़। अगर रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को जोड़ दिया जाए तो ये समवेयर अराउंड 50 दशमलव समथिंग लाख करोड़ का बजट बैठता है। 50 लाख करोड़, अगर इसको 8600 से भाग दे दिया जाए तो ये समवेयर अराउंड $560 बिलियन के आसपास बैठता है।
$560 बिलियन का भारत ने इस बार बजट पेश किया है। अगर मैं सही हूं तो टेक्निकली आप पाकिस्तान के बजट से कम 30 गुना बड़ा बजट पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान के फॉरेक्स से मुझे और ज्यादा सही हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बात एक्सपेंडिचर्स की हो तो इफेक्टिव एक्सपेंडिचर में 15.5 लाख करोड़ रुपए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर 39.4 लाख करोड़ खर्च करेंगे। फिगर्स को अगर देखें तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि रिकरिंग बेसिस पर होने वाली प्राप्ति 34.2 लाख करोड़ है और रिकरिंग बेसिस पर होने वाले खर्चे 39.4 लाख करोड़ हैं। तो टेक्निकली हम 5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू पर खर्चा कर रहे हैं, अर्थात हम रिकरिंग बेसिस पर यानी हर बार बारंबार होने वाला खर्चा कर रहे हैं। जनरली रेवेन्यू पर हुआ खर्चा देश के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है सरकार पर ये लायबिलिटीज हैं। अब आप उसको खुद से देखें कि उस लायबिलिटी को आप कैसे मानते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? समटाइम्स सरकार पेंशन, वेतन, भत्ते इन सबको रिकरिंग बेसिस पर मानती है, इसीलिए इस खर्चे को इकोनॉमी के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये लायबिलिटीज कम हो और यही कारण है कि आपने पिछले समय पर अग्निवीर जैसी योजनाओं को आते हुए देखा था, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं पेंशन के बजट को काटने का विचार कर रही थी। ऐसे में एक बहुत बड़ी बहस और शुरू हो जाती है कि आप कमाओ ज्यादा, खर्चे की चिंता छोड़ दो। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डेफिसिट की। डेफिसिट बोले तो घाटे की। अब घाटे को दिखाने के तरीके हैं बॉस। दिखाने के तरीके यूं हैं कि साहब कमाया तो हमने कम, 50 लाख करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं, 54 लाख करोड़ के खर्चे कर लिए, 5 लाख करोड़ का हम आसपास घाटा दिखा रहे हैं। अब इस घाटे को कहां एडजस्ट करें? तो सरकार बड़ा स्मार्ट प्ले करती है। क्या करती है? 5 लाख करोड़ के घाटे को दिखाने का तरीका बदल देती है। और वो कैसे? कि साहब हमारी जीडीपी इतनी बड़ी थी तो हमने इतना ही तो घाटा खाया। ये बिल्कुल वैसे है कि पापा लाख रुपए कमाते हैं, अरे 1000 रुपए दोस्तों के साथ चाय पानी पर खर्च कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन साहब अगर यहीं पर पापा कमाते ही 10,000 थे और उसमें भी 1000 रुपए खर्च कर दिए तो यह नुकसान बड़ा प्रतीत होता है। लेकिन पापा 10 लाख कमाते थे, 1000 खर्च कर दिए, कुछ पूछेंगे भी नहीं कितना खर्च हो गया। एग्जैक्टली इकोनॉमी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, घाटे को उसके रेफरेंस में सरकार परसेंटेज में दिखाती है। यही हुआ फिस्कल डेफिसिट को परसेंटेज में दिखाकर। सरकार ने इस बार दिखाया कि हमने जीडीपी के मुकाबले घाटे को प्रतिशत में कंट्रोल कर लिया है। खैर, इन सभी बातों को और डिटेल से भी हम आगे चल के समझेंगे। क्या है रेवेन्यू रिसीट? क्योंकि अभी तक आप में से बहुत सारे साथियों ने जितने भी न्यूज चैनल्स पर बजट सुना होगा, वहां तो अब तक मेरा सेशन जितना आपने सुना है, इतने में तो माना जाने कितनी बार की घोषणाएं आप सीख चुके होंगे और क्या क्या जान चुके होंगे। और मैं हूं कि अभी तक घोषणाओं के पेज तक पहुंचा ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि असल मायने में बजट यही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। वो जो आप सुन रहे हैं केवल आप अंगेज करने की चीजें हैं। खैर, मैं अभी पहुंचूंगा वहां तक, लेकिन उनको केवल आपको फौरी तौर पर बता के निकलूंगा। अब बात करते हैं, सर सरकार खर्च तो कर रही है, 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ऐसे में सर ये बताइए सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करेगी? आप सोचने लगेंगे कि सरकार पैसा खर्च कर रही है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जी हां, सरकार ने ब्याज पर पेमेंट के लिए 13 लाख करोड़ रुपए रखे हैं कि साहब मैं ब्याज चुकाऊंगी, मतलब मूलधन जो लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। सर ये इंटरेस्ट किसको पे किया जाएगा? हो सकता है कि आपने फॉरेन से बोरोइंग्स ली हो या फिर आपने आरबीआई से बोरोइंग्स ली हो। मैंने बातें बाजार की पर हाल ही में एक सेशन किया था और बताया था कि देश में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आरबीआई कैश की किल्लत को दूर करने के लिए इकट्ठा कर रही है। और मैंने वहां बताया था कि भारत सरकार कैश के अंदर आ रही इस दिक्कत को दूर करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई से परचेज कर रही है और उसके बदले में उन्हें कैश विद इंटरेस्ट रिटर्न कर रही है। तो इस प्रकार से ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ये ऐसे भी इंटरनल बोरोइंग्स में भी खर्च किया जाता है। इंटरेस्ट के साथ साथ फिर ट्रांसपोर्ट पर सबसे दूसरा बड़ा जो पैसा खर्च हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट पर, फिर डिफेंस पर, फिर मेजर सब्सिडीज पर। सब्सिडीज जो कि कृषि से संबंधित हो, एलपीजी से संबंधित हो, या सरकार के द्वारा वो जो अपने को पड़ रही है फर्टिलाइजर पर, या जितनी सरकार को खर्च पड़ रहा है उससे कम दाम पर आपको उपलब्ध कराकर
जो डिफरेंसेस पे किए जा रहे हैं उन पर खर्च किया जा रहा है। ऐसे ही फिर सबसे पांचवा बड़ा जो खर्च है सरकार का वो पेंशन्स पर है। यही वो बार बार देखने वाला सरकार का फिगर है जिसे कम करने के लिए अग्निवीर जैसे कदम उठाती है कि नहीं साहब सैनिकों का ही खर्चा पेंशन का है, जबकि वो ये भूल जाती हैं कि भारत में बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, राज्य कर्मचारी भी हैं, लेकिन इन सब की बदौलत ही देश एक बड़ी इकोनॉमी बना होता है। तो इनकी जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा अगर आप पेंशन बंद करते हैं? ये एक बहुत बड़ा डिबेट का टाइटल बनता है। फिलहाल के लिए सरकार के सबसे बड़े खर्चों में इंटरेस्ट और पेंशन्स आपको वो मत दिखाई देते हैं जिनके बिना देश की तरक्की को सोचना आप संभव नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ फिर रूरल डेवलपमेंट, टैक्स, एजुकेशन पर 1.25 लाख करोड़ के आसपास, हेल्थ पर 98,000 करोड़ के आसपास सरकार ने खर्च का प्लान किया है। इसका मतलब अगर हम बाकी चीजों को हटा दें तो सबसे ज्यादा डिफेंस को, फिर रूरल डेवलपमेंट को, फिर होम अफेयर्स को, एग्रीकल्चर, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट को खर्च दिया जा रहा है। रेलवे की भी बात यहां होना जरूरी है क्योंकि एक टाइम था जब रेलवे को अलग से बजट मिला करता था। इस बार और मतलब पिछले कई समय से रेलवे बजट भी हमारे यूनियन बजट के साथ आ रहा है। इस बार का जो रेलवे बजट रहा वो 2.52 लाख करोड़ रुपए का रहा। ऐसे में रेलवे के भी अपने खर्चे होंगे और रेलवे की अपनी आय होंगी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए रेलवे का बजट आया। मैं इस पर भी कभी अलग से और सेशन कर दूंगा कि रेलवे क्या खास कर रहा है। एनीवे, आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो इसमें जो मेजर चीजें ध्यान रखी गई किसानों के लिए थी। यहाँ किसानों के लिए 11 बड़े ऐलान किए गए जो कि घोषणाओं के क्रम में है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई जिससे 100 जिलों को फायदा पहुंचाने की बात हुई। डेयरी और मछली पालन में 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे जिससे कि कस्टम ड्यूटी को घटाकर 30% से 5% किया गया है। अब इसको ऐसे समझने की आवश्यकता है, जब कस्टम ड्यूटी घटाई जाती है तो कस्टम ड्यूटी घटाने का अर्थ है कि आपके पास आ रहे जो गुड्स हैं उसके टैक्स कम करना। तो क्या ये अमेरिका को खुश करने का प्रयास है? सोचने की आवश्यकता है क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ के चलते भारत बहुत पहले भी डराया हुआ है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़वाने को बढ़ावा देना, बिहार के किसानों के मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन करना। बिहार स्पेसिफिकली मखाना बोर्ड के साथ याद आया गया। मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिम कोशी नहर परियोजना की शुरुआत जिससे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। अगेन बिहार, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीण योजनाओं के लिए बढ़ाया जाना। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना और असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगाना। ये किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं थी। ठीक ऐसे ही व्यापारियों के लिए 10 घोषणाएं थी। इसमें उनके लिए एमएसएमई की लोन सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की करने की बात थी। वहीं सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हटाने की बात थी। 7 प्रकार के टैरिफ हटाने की बात थी। साथ ही साथ में यहां पर इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बातें हैं वो अपने आप में बड़ी सुर्खी बदली। अब